गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेट पाठशाला पर। आज की क्लास में हम लोग ट्रिपल एस सी टेट या फिर टेट का जो हमारा पेपर होता है यूपी टेट का या फिर सी टेट, जहाँ भी मैथ के क्वेश्चन आते हैं हम लोग उसी लेवल के आज के मैथ के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं अपनी प्रैक्टिस की तरफ। इससे पहले मैं आप लोगों को एक मोटिवेशन के रूप में शायरी जरूर बताना चाहूँगा। देखिए क्या लिखा है। मैं अपनी जान तक दे दूं तुम्हारे एक इशारे पर, मगर मैं इस किनारे पर और तुम हो इस किनारे पर। ठीक है ना। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उसने जरूर पढ़ाई नहीं किया था। तो आप लोग भी अगर ऐसा ही करेंगे, अगर अपनी पढ़ाई से मतलब अपने लक्ष्य से अगर भटक जाएंगे, तो आप वो उस किनारे पर और आप उस किनारे पर रह जाओगे। तो अगर ऐसा नहीं करना है, अगर किनारे किनारे पर ना रह के साथ रहना, तो आपको पढ़ना जरूर पड़ेगा। ठीक है ना। मतलब अगर आप सिलेक्शन ले लेंगे तो आप जो भी चाहेंगे वो आपको जरूर मिलेगा। तो इसी बातों के साथ आइए हम लोग शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन के सिलसिले को। सवाल नंबर 1 है हमारा, दो संख्याओं दो अंकों की किसी संख्या और उसके अंकों को आपस में बदलकर बनाई गई संख्या के बीच अंतर सदा विभाज्य होता है। अब देखिए, पहले मैं इसकी बेसिक फंडे को बताऊंगा, फिर डायरेक्ट इसको बताऊंगा कैसे समझ। देखो, जब भी कोई हमें दो अंक की संख्या की बात की जाती है, जैसे हमारी कोई दो अंक की संख्या होती है, मैं डायरेक्ट एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ, ठीक है ना, बेसिक नहीं। जैसे हमारे पास मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ 31 का। एग्जाम्पल मैं किसका ले रहा हूँ? मेरे पास कोई संख्या है जो कितना है, 21। हमें संख्या के बारे में नहीं पता है, तो हमें संख्या से नहीं मतलब, मैं अपने मन से कुछ भी मान सकता हूँ, कुछ भी संख्या आप दो अंक की ले सकते हो। जैसे मैंने मान लिया 31 हमारा कोई संख्या है। सवाल में कहा है कोई संख्या है और उसको अंक को बदल दिया जाए। अगर इसको अंक को मैं बदल दूंगा, तो यानी कि ये जो इकाई का अंक है ये दहाई का अंक आ जाएगा, दहाई का अंक इकाई पे चला जाएगा, यानी कि ये संख्या हमारी पलट कितनी हो जाएगी। सवाल के हिसाब से ही हमें करना था। इसके बाद इनके बीच का अंतर हमें पूछा है, सदा किससे कटेगा। तो मैं इनके बीच का अंतर देख लेता हूँ, अंतर इनका निकाल लेता हूँ। देखो, एक में से तीन घटेगा नहीं, यहाँ से एक इसके पास कैरी जाएगा, तो ये हो जाएगा 11, 11 में से तीन का हमारा क्या हुआ, 9। यहाँ पे हुआ हमारे पास 2, और 2 में से एक गया, सॉरी, यहाँ से एक इसके पास चला गया, तो ये कितना हुआ, 11 में 3 गया 8। क्या हो जाएगा आपका 8, और 2 में से एक गया कितना, 1। तो आपके पास क्या बचा? हमने जब दो अंक की संख्या लिया और उसके अंक को पलट दिया, तो हमारे पास उसके बाद उसका अंतर किया, तो हमारे पास क्या आया, 18 आया। अब हमसे कहा है तो ये जो अंतर है ये सदैव किससे कटेगा। अब देखिए, अब ऐसे अगर आप देखोगे तो हमारे पास समस्या फंस गई। हमारा 9 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है, भाई आपके पास ऑप्शन ही ऐसा बन गया है। 12 से तो नहीं कट रहा है, 12 तो होगा नहीं, 8 भी नहीं होगा। हम दो ऑप्शन में फंस गए, दो ऑप्शन में हम फंस गए। अगर दो ऑप्शन में हम फंस गए, तो या आप कोई और संख्या भी ले सकते हो। जैसे मैं कहूं, मैं ले लेता हूं 11। 11 के हम अंक को भी पलट देंगे तो भी 11 होगा, और दोनों का अंतर करोगे तो यहाँ तो हो जाएगा 0। ऐसी संख्या ही हम लोग नहीं ले। हम लोग क्या ले लेते हैं ना, दो अंक की संख्या हमको लेना है, मैं लेता हूँ 21 ले लिया। और दूसरी संख्या जब इसके अंक को मैं पलट दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, 12। और दोनों का जब अब मैं अंतर निकालूंगा तो हमारा अंतर क्या आएगा। अब देखिए, ये जो 9 आया है ना, ये तो 9 से कट जाएगा, लेकिन ये 6 से तो कटेगा नहीं। तो मतलब ये भी हमारा ऑप्शन क्या हो गया, बाहर हो गया। ये भी हमारा क्या हो गया, बाहर हो गया। तो यानी कि हमारे पास केवल एक ऑप्शन बचा, पहला वाला। यानी कि इस प्रकार की जो संख्या हम लोग बनाते हैं दो अंक की, और उसके अंक को पलट के अगर हम लोग उसका अंतर लेते हैं, तो हमेशा कटता है किससे, 9 से। और एक चीज याद रखना, 9 के साथ साथ किससे कटता है, संख्याओं के अंकों के अंतर से। यानी कि ये जो संख्या थी ना, इसके अंक के अंतर से भी हमेशा कटेगा। 3 में से एक गया क्या, 2। 2 में से एक गया क्या, 1। यानी कि 1 से भी ये हमेशा कटेगा और 2 से भी ये हमेशा। क्लियर है इतनी बात? अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर अगले पे। सवाल नंबर दूसरा है हमारा, 2 की घात 25 का 2 गुना कितना होगा। 2 की घात 25, देखो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 पे घात कितना लगा है, इसका हमें क्या करना है, 2 गुना करना है। इसका अगर हमें 2 गुना करना है, अब सबको पता है 2 गुना का क्या मतलब होता है, गुणे 2। 2 गुना का क्या मतलब होता है, गुणे 2। अब ऐसे मत कर देना, बहुत बच्चों के दिमाग में क्या आइडिया आएगा ना, कि इसीलिए मैंने यहाँ पे पहला ऑप्शन ही 2 पे घात 50 रखा है ना।
इसीलिए रखा है क्योंकि सबको दिमाग में यही आएगा, अच्छा 2 की घात 50 का 2 गुना, सॉरी 2 की घात 25 का 2 गुना 2 की घात 50। लेकिन ये क्या होता है, ये होता है हमारा गलत। ये 2 गुना नहीं है, ये सीधा 25 गुना हो जाएगा। अगर मैं इसका 2 गुना करूंगा तो इसका मतलब यही ना, ×2। भाई अगर मैं कहूँ हमें, आपको 3 दिए, मैं कहा इसका 2 गुना आप बताइए, तो आप क्या करोगे, ×2 ऐसे करोगे और बराबर क्या कहोगे, 6 आया। यही तो होता है। आपको 2 पे घात 25 का 2 गुना करना था तो ×2 कर दिया। और ×2 का मतलब 2 पे घात 1 होती है, कोई भी संख्या लिखा होता है उस पे पावर 1 हमेशा रहती है। अब देखो, जब आधार हमारा बराबर होता है, यानी कि ये जो बेस है, अगर बेस हमारा इक्वल रहता है तो जो पावर होती है वो आपस में गुणा में ऐड हो जाती है, और डिवीजन में क्या होती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है, यानी कि घट जाती है। तो अगर हमारा आधार एक ही है, यानी कि यहाँ भी आधार 2 है, यहाँ भी आधार 2 है, और दोनों का गुणा हो जा रहा है, तो घात क्या होगी, आपस में जुड़ जाएगी। यानी कि हमारा क्या बन जाएगा, 25 + 1 क्या हो जाएगा, 2 की घात 26। यानी कि 2 पे घात 25 का 2 गुना कितना होता है, 2 पे घात 26। तो जो इसका हमारा सही आंसर बनेगा वो कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। क्लियर है ये बात। हमारा कौन सा विकल्प सही हुआ, सेकंड नंबर 2 पे घात 26। ठीक, आगे बढ़े अगले सवाल पे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या दिया गया है, 800 रुपए का 40% ज्ञात करें। देखो बहुत ही बेसिक सवाल है। हमने आप लोगों को जो हमारा रेगुलर इस परसेंटेज क्लास चल रही है उसमें हमने इस बात को बताया है कि जब भी हमें परसेंटेज को हटाना होता है, जैसे अब 40% की बात किया है ना, मैंने कहा था अगर कहीं पे 40% लिखा हो ना और आपको इस परसेंट को हटाना हो तो हम क्या करते हैं, 40% हटाना रहता है तो 100 का भाग करते हैं, परसेंट लगाना रहता है तो 100 का गुणा करते हैं। ये बात हमने बेसिक पहली क्लास में बताया था आप लोगों को। तो अब देखो अगर 800 में, सॉरी, अगर मुझे 800 का 40% बताना है तो 800 का 40% क्या आएगा, 800 लिखा है ना, 800 लिखा गुणे 40% का क्या मतलब है, 40/100। 40% का क्या मतलब, 40/100। अब जो कट रहा है उसको काट लो। देखो डबल जीरो नीचे का, डबल जीरो ऊपर काट लो, ये डबल जीरो और ये डबल जीरो कट गया। 8 और 4 का गुणा कितना, 32 हो गया। और एक जीरो इसमें लगा है, एक जीरो यहाँ पे चिपका दो बगल में, एक जीरो क्या हुआ बगल में लग गया, यानी कि 320। तो 800 का 40% हमारा कितना होता है, 300। 320 इज द राइट आंसर, यानी कि आपको पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चीजें क्लियर हो रही हैं, एक एक बात समझ में आपको आनी चाहिए, ठीक है ना, तभी पेपर में पूरा का पूरा नंबर आप लोग मैथ में ला पाओगे। सवाल नंबर 4 है, एक बर्तन में 20 लीटर पेट्रोल है, रिसाव के कारण 3 लीटर पेट्रोल की हानि हुई, यानी कि 3 लीटर का पेट्रोल क्या हुआ, उसका रिसाव हो गया, यानी कि वो बाहर निकल गया, किसी कोई छिद्र रहा होगा बर्तन में। तो बर्तन में कितना प्रतिशत पेट्रोल रह गया। अब देखो पहले कितना था, देखिए यहाँ पे सवाल में दिया था हमारे पास, पहले था उसमें 20 लीटर, 20 लीटर था ना, 3 लीटर इसमें से निकल गया। अगर 3 लीटर इसमें से निकल गया तो बचा कितना, हमें यही तो बचाना है। क्या बचाना है, कितना प्रतिशत पेट्रोल रह गया, यानी कितना परसेंट पेट्रोल शेष बचा है। तो अगर 20 लीटर था पहले, 3 लीटर निकल गया, तो अब कितना बचा है, 17 लीटर ही तो बचा है। भाई पहले 20 लीटर था, उसमें से 3 लीटर का क्या हुआ, रिसाव हो गया, तो बचा हमारे पास कितना, 17 लीटर। तो हमसे पूछा है सवाल में, बर्तन में कितना परसेंट पेट्रोल शेष रह गया। अगर हमें प्रतिशत बताना है, देखो प्रतिशत बची मात्रा। अब देखो ये क्या हो जाएगा, शेष बची मात्रा का परसेंट हमारा क्या हो जाएगा, जो शेष बची मात्रा का हमारा परसेंट है, शेष हमारे पास बचा कितना है, 17। और पहले कितना था हमारे पास, 30। भाई तुलना हमेशा इनिशियल वैल्यू से किया जाता है। जब भी हम लोग परसेंट बनाते हैं तो जब हमारा कंपेरिजन कहीं पे होता है तो हम लोग इनिशियल वैल्यू से तुलना करते हैं, ठीक है ना, जो प्रारंभिक मान होता है। प्रारंभिक मान मेरा 20 था, अभी मेरे पास 17 बचा है, तो मुझे यही बताना है ये 17 20 का कितने परसेंट है। अगर इस सवाल को मैं एक लाइन का बनाऊं तो मैं ये कह सकता हूं कि 17 20 का कितने परसेंट है, यही मुझे बताना है। और परसेंट बनाना मैंने बताया है, परसेंट बनाने के लिए 100 का हम लोग गुणा करते हैं। अगर 100 का गुणा करते हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 100 का गुणा कर देंगे, हो गया गुणा। अब 20 से हम इस 100 को काटेंगे कितनी बार में, 5 बार में,
और 17 बचे क्या हो जाएगा, 17 गुणे 5 85। यानी कि अब जो शेष मात्रा बची है वो कितनी बची है, 85%। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 85% मात्रा क्या हुआ, हमारा शेष बचा। आगे बढ़े अगले सवाल पे। क्लियर हो गया होगा ये। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। 8.2 सेंटीमीटर लंबी प्रत्येक भुजा वाले वर्ग की परिसीमा क्या है। परिसीमा का यही मतलब है परिमाप। परिमाप जो होता है, परिमाप का मतलब होता है जैसे कोई हमारे पास आकृति होती है, उसके चारों साइड का जो सम होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। ठीक है ना। तो वर्ग की बात किया है ना, तो आपको पता है वर्ग ऐसी आकृति है जिसका चारों साइड क्या होता है, इक्वल होता है। चारों साइड इक्वल होता है। तो देखो मैं एक स्क्वायर यहाँ पे बना रहा हूँ, जैसे ये हमारा स्क्वायर हो गया। ठीक। और इस स्क्वायर की यही खासियत है ना कि इसको, इसका जो है चारों साइड हमेशा इक्वल रहता है, यानी कि बराबर रहता है। तो अगर इसकी एक साइड क्या है 8.2 है, तो इसका मतलब ये भी 8.2 है और ये भी 8.2 है और ये 8.2 है। बात समझ रहे। जैसे अगर आपको वर्ग का फार्मूला नहीं याद है परिमाप निकालने का, तो भी आप कर सकते हो। भाई इन्हीं चारों को जोड़ लो, 4 बार 8.2 को जोड़ लो, उत्तर हो जाएगा। या अगर डायरेक्ट आपको वर्ग की परिमाप का फार्मूला जानना है तो देखो, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4a²। ए को अगर मैंने भुजा का वर्ग, ए सॉरी, ए स्क्वायर नहीं, 4a। अगर मैंने वर्ग की भुजा को ए माना है तो क्या होता है 4a, 4a होता है। तो वर्ग की भुजा हमारी 8.2 दी, 8.2 दी हुई है, यानी कि 4 गुणे 8.2, 4 गुणे 8, तो ये क्या हो जाएगा, 8 चौक 4 दूना 8, 32.8 सेंटीमीटर। 32.8 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी, स्क्वायर का हमारे परिमाप हो जाएगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप इन्हीं चारों को जोड़ भी सकते हो तो भी यही आएगा। फार्मूले से लगाओगे 4 जो हमारा स्क्वायर का परिमाप होता है, ठीक है ना, वो कितना होता है, 4, 4 गुणे 8.2, यानी कि कितना हो गया 32.8। क्लियर है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने सवाल नंबर 8 की तरफ। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6। 50 से कम कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। अब देखो इसको हमने डायरेक्ट आपको बताया हुआ है कि 1 से लेकर 100 तक हमें जरूर याद होना चाहिए। एक तो 1 से लेकर 50 तक कितनी होती हैं, और फिर 51 से लेकर 100 तक कितनी होती हैं। तो अगर ऐसा आपको पता है तो आपसे अगर पूछेगा डायरेक्ट 1 से लेकर 100 तक कितनी हो, तो भी आप निकाल सकते हो। जैसे 1 से लेकर जब हम लोग 50 तक अभाज्य संख्या की बात करते हैं ना, 1 से लेके 50, मतलब 50 से कम का मतलब 49 तक। तो 1 से लेके 50 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं हमारी, 15। आप लोग गिन लेना, ठीक है ना, 15 ही आएगा। ठीक, तो 15 होता है। अगर हमसे 1 से लेके 100 तक में पूछा जाए, 1 से लेके 100 तक में, 1 से लेके 100 तक में कितना होता है 25। 1 से लेके 100 तक में कितना होता है 25। 1 से लेके 1 से लेके 50 तक में 15 और 1 से लेके 100 तक में 25। अगर आपसे पूछ लिया जाए 51 से 100 तक, अगर हमसे यही पूछ ले भाई, ना 1 से 100 तक पूछे ना 1 से 50 तक पूछे, हमसे वो बीच का पूछ ले 51 से 100 तक, 51 से 100 तक कितना हो जाएगा आप भी बता दो। अगर 1 से 50 तक 15 और 1 से 100 तक 25, तो आप 15 25 में से घटा दोगे तो कितना बचेगा 10। तो मतलब 51 से लेके 100 तक कितनी संख्या हुई हमारे पास, 10। क्लियर है ये बात। तो 10 हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी, तो हमारा सवाल में यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 से 50 तक, यानी कि 15। तो हमारा उत्तर जो बनेगा वो ऑप्शन नंबर बन जाएगा। क्लियर है ये बात। आगे बढ़े अगले सवाल पे। इसको आप लोग रट लीजिएगा, इसको याद करने वाली चीज है, ठीक है ना। कुछ चीजें मैथ में भी हमें क्या करना पड़ता है, याद करना पड़ता है, फैक्ट। जैसे हम लोग और अदर सब्जेक्ट में सीखते हैं, याद करते हैं, तो मैथ में भी ऐसा करना पड़ता है, उससे हमें बड़ा ही हेल्प मिलता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, यदि ए तथा बी विषम संख्याएं हो तो निम्न में से कौन एक सम संख्या है। अब देखो, अगर ए प्लस बी विषम संख्या है, आपको पता होगा, मैं एक बेसिक फंडा यहाँ पे बताना चाहूंगा। अगर दो विषम संख्याएं हैं, अगर उनको आप जोड़ोगे तो हमेशा जो संख्या हमारी मिलेगी वो सम मिलेगी। कभी भी हम लोग दो विषम संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमें एक सम संख्या प्राप्त होती है, या अगर हम एक सम और एक विषम को जोड़ते हैं तो हमेशा हमें क्या प्राप्त होता है, एक विषम संख्या प्राप्त होती है।
ये सब बातें याद रखनी चाहिए। किसी भी विषम संख्या को अगर 2 से गुणा किया जाएगा तो हमेशा सम आएगा, और अगर सम संख्या को 2 से गुणा किया जाएगा तो सम तो आएगा ही तब। ठीक है ना? तो अब आते हैं अपने ऑप्शन के हिसाब से। देखो ए और बी सम है, ए और बी सम है, यानी कि सम प्लस सम हमारा सम बन जाएगा, और जब सम को आप 2 से गुणा करोगे तो वो भी सम हो जाएगा। यानी कि और अगर आप सम संख्याओं को चाहे जितनी बार जोड़ो तो सारी संख्या हमारी सम ही आएगी। इसका मतलब इस हिसाब से तो हमारा पहला वाला ही ऑप्शन सही हो गया, पहला वाला ही हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अब देखो, अगर दो विषम संख्याओं को आपस में जोड़ा जाएगा तो सम हो जाएगा, सम में आप एक जैसे जोड़ोगे ये विषम हो जाएगा, होगा नहीं। दो संख्या को आप जोड़ोगे विषम संख्या को तो सम हो जाएगा, और सम में से आप एक घटा दोगे तो भी विषम हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। और यहाँ पे देखो, दो विषम संख्या को आप जोड़ोगे ना तो सम संख्या हो जाएगी, तो विषम संख्या का गुणा करोगे तो हमेशा विषम संख्या आएगी। तो विषम संख्या का आप गुणा करोगे, जैसे 3 गुणे 5 आप करोगे 15 आएगा, जब 7 गुणे 3 आप करोगे 21 आएगा, मतलब ऐसे ही हमेशा विषम संख्या आएगी। और विषम संख्या को आप सम संख्या में जोड़ोगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा विषम नंबर बन जाएगा। तो इसका मतलब ये भी हमारा नहीं होगा। हमारा ऑप्शन कौन सा बना, पहले वाला। क्लियर है ये बात? हमारा उत्तर कौन सा बन गया, पहला वाला सही हो गया। आगे बढ़े सवाल नंबर 10 पे। 8 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क के अंदर अधिकतम क्षेत्रफल का एक वर्गाकार खेल का मैदान बना है। खेल के मैदान का क्षेत्रफल हमें बताना है। देखो, मैक्सिमम एरिया का हमें स्क्वायर बनाना है। अगर हमें मैक्सिमम एरिया का स्क्वायर बनाना है तो हम लोग सबसे पहले तो इस बात को समझते हैं, अगर किसी सर्कल के अंदर हमें मैक्सिमम एरिया का स्क्वायर बनाना है तो हमें क्या करना पड़ता है। देखिए, 80 मीटर व्यास है, एक हमारा सर्कल है, मैं यहाँ पे देखो सर्कल बना रहा हूँ। ठीक, ये हमारा सर्कल हो गया, इसके अंदर 80 मीटर व्यास का, इसका व्यास अगर 80 मीटर है तो रेडियस 40 होगी, आप सबको पता, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अगर रेडियस 40 है, ठीक है। अब देखो, इस बात को ध्यान देना, अगर हमें मैक्सिमम एरिया का स्क्वायर बनाना हो ना, तो जो हमारा ये व्यास होता है ना, उसको हम लोग वर्ग का विकर्ण मानते हैं। ठीक है ना? तो उसी को हम लोग क्या करते हैं, वर्ग का विकर्ण मानते हैं। क्या ऐसे मत करना, जैसे रेडियस हमारी कितनी हो जाएगी, यहाँ से देखो, 80 सेंटीमीटर व्यास वाले पार्क के अंदर अधिकतम क्षेत्रफल का एक वर्गाकार खेल का मैदान बनाना, हमें एक स्क्वायर बनाना है। अभी देखिए, सारी बात समझ में आ जाएगी, अभी सारा फंडा यहाँ से क्लियर हो जाएगा चित्र। जैसे ये मुझे मैक्सिमम एरिया को मैंने इसमें एक स्क्वायर बना लिया। अब ये मैक्सिमम एरिया का स्क्वायर तभी होगा जब इसका जो जो हमारा सर्कल है उसका जो क्या है, उसका जो व्यास है वो हमारे ये जो हमने स्क्वायर बनाया है इसका डायगोनल है ना। यानी कि ये मैक्सिमम एरिया का स्क्वायर तभी होगा जब हमारे सर्कल का जो रेडियस है वो क्या हो जाए, इस स्क्वायर का डायगोनल हो जाए, मतलब स्क्वायर का हमारा विकर्ण हो जाए। बात समझ रहे हैं? तो मैक्सिमम एरिया का हो जाएगा। तो अगर ये विकर्ण है, और यानी कि अब जो 80 सेंटीमीटर जो पहले वृत्त का व्यास हुआ करता था, अब वो हमारे वर्ग का विकर्ण हो गया। और आप सबको पता है वर्ग का विकर्ण क्या होता है। देखो, अगर ये वर्ग की भुजा ए होती है भाई, अगर मैं वर्ग की भुजा को ए मान लूं, ठीक, ए मान लूं, तो देखो अगर आप पाइथागोरस लगा दोगे तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये 2 अंडर रूट 2 ए स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी अंडर रूट 2 ए स्क्वायर हो जाएगा, तो ए बाहर आ जाएगा तो ए रूट 2 बचेगा। हमारा जो वर्ग का विकर्ण होता है, देखो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे सूत्र, वर्ग का विकर्ण, हमारा जो वर्ग का विकर्ण होता है वो क्या होता है, अंडर रूट 2 रूट 2 ए होता है। आप सबको पता है वर्ग का विकर्ण। और यही रूट 2 ए कितना है, हमारा व्यास है इसका 80, यही रूट 2 ए बराबर कितने के है, 80, यही रूट 2 ए बराबर कितने के, 80 के। तो यहाँ से हमारा ए बराबर क्या आ जाएगा, 80 बटा अंडर रूट 2, 80 बटा अंडर रूट 2। अब देखो, आप यहाँ से डायरेक्ट आप निकाल सकते हो, ठीक है ना, या आप यहाँ से क्या कर सकते हो, डायरेक्ट निकाल सकते हो। अब देखो, हमें क्या करना है, मैदान का क्षेत्रफल बताना है, कि जो वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल बताना है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल ये क्या होता है, भुजा स्क्वायर। भुजा को हमने ए माना है तो मतलब ए स्क्वायर, भुजा को हमने ए माना है तो मतलब ए स्क्वायर। ए की वैल्यू हमारा 80 बटे अंडर रूट 2 है, तो 80 बटे अंडर रूट 2 का जब हम स्क्वायर करेंगे
तो हमारा क्या हो जाएगा, 80 का स्क्वायर कितना, 8 का स्क्वायर 64 और डबल जीरो हो जाएगा, बटा अंडर रूट 2 का स्क्वायर, अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2, 2 बार गुणा करोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 हो जाएगा। तो 6400 बटा 2 आप जब करोगे तो कितना ये आ जाएगा आपका, 32 32 3200 सेंटीमीटर या 3200 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो जो हमारा उत्तर बनेगा वो 3200 मीटर स्क्वायर, यानी कि फोर्थ इज द राइट आंसर। क्लियर है ना, 3200 मीटर स्क्वायर हमारा कैसे आया, हमने आपको बता दिया। अगर एक बार भी ना समझ में आए तो आप दोबारा वीडियो को जरूर देख लीजिए, क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। 17,889 में 7 एवं 9 के स्थानीय मानों का योग कितना होगा। देखो 7 एवं 9 के स्थानीय मानों का हमें योग बताना है। अच्छा, स्थानीय मान निकालते कहते हैं पहले हमें तो कितना होना चाहिए, योग की बात तो बाद में करेंगे। आइए देखते हैं निकालते कहते हैं। 1 7 8 9 5 ये दिया हुआ है सवाल। स्थानीय मान हमें इसमें 9 और 7 का निकालना है। तो देखो 9 का स्थानीय मान जब मैं निकालूंगा तो 9 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 9 गुणे इकाई दहाई, 9 दहाई के अंक पे है, 9 गुणे 10 हो जाएगा, 9 गुणे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। जिस अंक पे होता है, जिस स्थान पे होता है उसी से गुणा कर देते हैं। जैसे इकाई दहाई, दहाई के अंक पे है ना तो हम 10 से गुणा कर देंगे, सैकड़े के अंक पे रहेगा तो 100 से गुणा कर देंगे, हजार के अंक पे रहेगा तो 1000 से गुणा कर देंगे। और 7 है, 7 का स्थानीय मान क्या आएगा, 7 गुणे इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजारों स्थान पे है तो 7 गुणे हजार, 7 गुणे हजार। ठीक, ये तो हो गया 7000, ये हो गया 90, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया आपका 9 धाम में 90, और ये 7 गुणे हजार कितना हो गया, 7000। क्लियर, हमसे कहा है दोनों का योग कितना होगा, तो आप दोनों का योग बड़े आराम से बता सकते हो। हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, 7000 में 90 जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 7090, 7090 दोनों को हम जोड़ देंगे, 7000 प्लस 90 को तो 7090, यानी कि आपका पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ये बात। आगे बढ़े अगले सवाल पे, आसान सवाल था। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 पे। एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में 2 गुना हो जाती है, कितने वर्षों में यह राशि उसी ब्याज दर से 3 गुनी हो जाएगी। देखो ब्याज की दर हमारा सेम, ब्याज की दर हमारा सेम है और राशि भी हमारा सेम है। 10 वर्ष में 2 गुना हो रहा है तो हमसे पूछा है कितने वर्ष में यह ब्याज दर पर कितना गुना हो जाएगा, 3 गुना। सीधा हम लोग क्या करेंगे, आप इसमें आप सबको पता होगा जो हमारा साधारण ब्याज होता है, साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, उसको हम लोग बोलते हैं एसआई। एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है ना, सब इंस्पेक्टर वाला नहीं, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज बराबर मूलधन, मूलधन मतलब प्रिंसिपल, गुणे दर, दर मतलब रेट, और गुणे समय, समय मतलब टाइम, ये होता है, और बटा क्या होता है, 100 होता है। ये होता है हमारा साधारण ब्याज का सूत्र। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100 होता है। अब देखो सवाल में हमसे कहा है एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में दोगुनी हो जा रही है, 10 वर्ष में हमारी क्या हो जा रही है, दोगुनी। यानी कि इस बात को आप समझिए, अगर 10 वर्ष में दोगुनी हो जा रही है तो मतलब अगर मेरी धनराशि पी है तो 10 वर्ष बाद कितनी हो जा रही है, 2 पी। 10 वर्ष बाद कितनी हो जा रही है, 2 पी। तो हमारा ब्याज कितना मिल रहा है, पी से 2 पी हो जा रहा है तो हमें ब्याज के रूप में पी रुपए मिला, ब्याज के रूप में कितना मिला, पी रुपए मिला। भाई इन दोनों का अंतर हमने ले लिया तो क्या गया, ठीक, यानी कि ब्याज, ब्याज हमारा पी मिला, ब्याज बराबर मूलधन हमारा क्या था, पी था, मूलधन भी हमारा पी था, गुणे दर, दर क्या है आपका हमें पता नहीं है, दर निकाल लेते हैं, गुणे समय, समय दिया था 10 वर्ष में, ठीक, गुणे समय और बटा क्या था 100। अब देखो पी से इधर का पी कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा तो आपका आर बराबर इधर पी का 10 का गुणा हो जाएगा एक में, तो 10 एक के 10, यानी कि हमारा आर बराबर आ गया 10%। रेट हमारा हो गया 10%, ठीक है ना, दर हमारी कितनी आ गई 10%। अब देखो सवाल में फिर आगे क्या कहा है, कितने वर्ष में यह राशि उसी ब्याज दर से 3 गुना हो जाएगी, कितने वर्ष में ये राशि उसी ब्याज दर पर 3 गुना हो जाएगी। यानी कि अब अगर पहले पी है
तो राशि हमारी क्या हो जा रही है, 3p हो जा रही है। तो हमें ब्याज कितना मिल रहा है, 2p। अब ब्याज कितना मिल रहा है, 2p का, भाई p 3p हो गया। आपने किसी को p रुपए दिया, आपको 3p रुपए वापस मिला, तो आपको 2p ज्यादा मिला, यानी कि वही आपका ब्याज हो गया। तो अब फिर से इसी सूत्र पे लगा देंगे। साधारण ब्याज हमारा आपकी बात 2p मिला है, 2p बराबर और हमारा मूलधन p था गुणे, अब देखो दर आपकी पता चल गई है, दर हमारी कितनी है, 10 है। दर हमारी कितनी है, 10 है। अब की बार हमें समय निकालना है, समय t, और बटा क्या होता है, 100। सही है। p से p कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो 10 का 2 में गुणा होगा, 20 हो गया, इधर t बचा, बराबर हमारा क्या आ गया, 20 वर्ष, बराबर 20 वर्ष। ये हो गया हमारा उत्तर, t बराबर हमारा कितना आ गया, 20। सही है ये बात, हमारा आंसर बन गया 20 वर्ष। क्यों, कोई समस्या नहीं है, आप कोई समस्या नहीं होगी किसी को, सबको समझ में आ गया होगा ये बात कैसे हो रहा है, सबको समझ में आ गया होगा। सही है ना। आगे बढ़े अगले सवाल पे, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। 4 किलोग्राम का 12.5% कितना होगा, 4 किलोग्राम का। अच्छा, हमारा उत्तर ग्राम में है, तो मैं 4 किलोग्राम को ग्राम में बदल दूंगा। तो 4 किलोग्राम का यानी कि 4 किलो गुणे 1 किलो में 1000 ग्राम, यानी कि इतने ग्राम का 12.5%। 12.5 का मतलब क्या होता है, 12.5 बटा 100% बताना है। तो हम क्या करेंगे, 100 का भाग करेंगे, 12.5% हमें बताना है। 12.5% में से जब परसेंट हटाएंगे तो 100 का हम भाग कर देंगे। अब जो कट रहा होगा उसको काट लेंगे, बाकी गुणा कर लेंगे, उत्तर आ जाएगा। डबल जीरो, एक 2 जीरो कट गया। ये देखो 10 का इसमें गुणा हो जाएगा तो 125 हो जाएगा। 125 चौका कितना होता है, 500 होता है। 125 चौका कितना होता है, 500 होता है। यानी कि 500 हमारा क्या बन जाएगा, उत्तर बन जाएगा, यानी कि 500 ग्राम हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। आगे बढ़े सवाल नंबर अगले पे, समझ में आ गया होगा कुछ। यदि 50 का x% बराबर 9 हो तो x का मान बताइए। देखो 50 का x% बराबर 9, 50 का 50 गुणे x% मतलब x बटा 100, ये बराबर कितना है, 9। तो हमें x का मान बताएं। देखो 50 से इस 100 को हम 2 बार में काट लेंगे, और 2 का 9 में तिरछा गुणा कर लेंगे। x बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 9 गुणे 2। x का मान हमारा क्या हो गया, 9 गुणे 2, 18। क्लियर है ना, 18 हो गया। 18 आपके ऑप्शन में है, 18 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़े, आसान सवाल था। एक दुकानदार ने एक पुस्तक 20 रुपए में खरीद कर 30 रुपए में बेच दी, कितने परसेंट का लाभ हुआ। अब देखो 20 रुपए में खरीद के जब 30 में बेचा, तो उसे कितने रुपए का लाभ मैं पूछा होता तो आप कहते सर 20 का सामान 30 में बेच दिया मतलब 10 का लाभ हुआ। लाभ तो उसको हुआ 10 का, 10 का लाभ उसको किस पे हुआ, भाई उसका जो क्रय मूल्य था, जो 20 रुपए में खरीदा था उसी पे तो 10 का लाभ हुआ है। तो बटा क्या होता है, क्रय मूल्य। हमेशा नीचे उसी से भाग देते हैं हम लोग, क्रय मूल्य। और गुणे क्या कर देते हैं परसेंट बनाने के लिए, 100 गुणे 100। 20 से आप 100 को काट दो 5 बार में, और 10 और 5 का गुणा कर दो, 10 पचे 50, यानी कि 50% क्या हो जाएगा हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो कितना उससे लाभ हुआ, 50%। क्लियर हो रही होंगी चीजें ना, चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, मजा आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 14 पे। साधारण ब्याज की किस दर से 925 रुपए का 5 वर्ष में मिश्र धन 1110 रुपए हो जाएगा। अब देखो मूलधन 925 है, मिश्र धन 1110 है। आपको पता होगा मिश्र धन जो होता है उसमें ब्याज भी होता है। मिश्र धन मूलधन प्लस ब्याज होता है। जो हमारा मिश्र धन होता है, इस मिश्र धन को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि ब्याज, यही होता है। अब देखो अगर मैं अपना यहाँ से ब्याज निकालना चाहूँ, तो हमारा ब्याज पता चल जाएगा, साधारण ब्याज। ब्याज हमारा कितना रहा होगा भाई, 925 का सामान 1110 में बेचा गया है, तब 925 पर 1110 मिला है, तो हम क्या करेंगे, 1110 माइनस 925 कर देंगे, तो हमारा साधारण ब्याज पता चल जाएगा कितना। 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 0, इधर एक आ गया, ये 10 में से 2 गया 8, और यहाँ बचा तो ये आ गया 10 में से 9 गया 1।
185। 185 रुपए का क्या हुआ है, हमें ब्याज मिला है। तो हमारा सूत्र क्या है, साधारण ब्याज, यानी कि 185। साधारण ब्याज बराबर मूलधन, मूलधन क्या है 900 गुणे दर जो हमें बताना है, और गुणे समय जो हमें 5 वर्ष दिया हुआ है, और बटा क्या होता है 100। बटा क्या होता है 100। ठीक है ना, बटा यही तो होता है, दर ही बताना है ना, साधारण ब्याज की दर से। अब देखो 25 से 5 से आप काट लो, 5 से इसको एक बार है, 5 से ये देखो, इसको 25 से आप काट सकते हो। 25 से काटोगे तो 25 या 75, 10 85 10 95, यानी कि 13, तो सॉरी 17 बचा, 175 हो गया, और 25 सत्ते 175, यानी कि 37 बार में कट गया, और 25, यानी कि आर बराबर आपका क्या आ गया भाई, इस 37 का इधर 185 में भाग हो जाएगा, 185 बटे 37, 185 बचे कितना हो जाएगा 37। तो 37 से 185 कितने बार में बचेगा, 37 पंचे 185 होता है, तो यानी कि 5 बार में ये कट जाएगा, तो आर बराबर क्या आ गया आपका 5%। चौथा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो रही ना बातें, इसमें कुछ करना नहीं है, बस बिल्कुल बेसिक सवाल है, फार्मूले पे सीधे उठा के रखना है, और काटा पीटी मचाना। काटे पीटी आप जितना अच्छे से कर ले जाओगे उतना अच्छे से आपका उत्तर आ जाएगा। आगे बढ़े। 15, समीकरण 2 की घात x प्लस 5 इक्वल टू 2 टू द पावर x प्लस 3 प्लस 12 में x का मान क्या है। अब देखो 2 की घात x प्लस 5, 2 की घात x प्लस 3, मैं इसको इधर लेके आऊंगा, तो इधर लेके आऊंगा, क्या होगा 2 की घात को मैं अलग अलग लिख सकता हूँ, बात समझ रहे हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, अलग अलग लिख सकता हूँ, या तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि ऑप्शन से आप उठा के रख लो, एक्स का मान आप ऑप्शन से उठा उठा के रख लो, जिसको रखने पे दोनों साइड बराबर आ जाएगा वही हमारा उत्तर होगा। जैसे मैं एक्स का मान -2 रखूंगा, -2 प्लस 5 कितना हो जाएगा +3, 2 पे घात 3 का मतलब क्या, इधर 8 आ गया बराबर। -2 रखूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा 2, और -2 प्लस 3 1, 2 पे घात 1 मतलब 2, और 12 तो क्या हो जाएगा 14, यानी कि ये तुम्हारा गलत हो गया है ना। अब रखते हैं हम इस 2 को, यहाँ पे 2 रखोगे तो 5 2 7, 2 पे घात हमारा क्या आ जाएगा 7, बहुत बड़ा हो जा रहा है, इसको अभी छोड़ दो। -1 रख लो, -1 रखोगे तो ये -1 प्लस 5 2 पे घात 4 हो जाएगा, 2 पे घात 4 का मतलब क्या 16, और ये बराबर -1 में से 3 गया कितना 2, -1 में से 3 गया कितना 2, और 2 पे घात 2 का मतलब क्या 4, और 12 4 कितना 16, मैच कर गया ना -1 रखने पे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि आप वहां से लगाओ, अगर आपके पास ऑप्शन दिया हो तो, अगर यहाँ से आसान है तो हम सवाल को यहीं से लगाएंगे, बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। सवाल नंबर अगले पे बढ़ते हैं। 1 धन 2 धन 3 धन डॉट 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 धन 10 -40 का मान क्या होगा। अब देखो इसको हमें लगाने के लिए हमें इस बात को समझना पड़ेगा, अगर हमें 1 से लेकर 10 तक संख्या को जोड़नी हो तो हम क्या करेंगे, यही तो करना है, 1 से 10 तक संख्या को जोड़ो और 40 घटा लो, सर आ जाएगा। हमने कहा था प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योगफल, हमने एक ट्रिक बताया था, प्रथम n प्राकृतिक संख्या के योगफल का सूत्र n+1 बटा 2 होता है। तो हम इसका मान जब निकालेंगे तो n का मान क्या है, 1 से लेकर 10 तक मतलब 10 संख्याएं हैं, 10 गुणे 10 और 1 11 बटे, आप 2 से इस 10 को काटो कितनी बार में, तो 1 के 2 2 पंचे, और 5 11 गुणे 5 कितना हो जाएगा 55, के बराबर कितना आ गया 50, 55 आ गया, यानी कि इतने का मान तो 55 आ गया। अब 55 में से 40 ही तो घटाना है, यानी कि आपका इतना 55 आ गया। आगे -40 से -40 कर लो तो बराबर क्या आ जाएगा 15, यानी कि सवाल का उत्तर हमारे क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। ये सूत्र आपको पता होना चाहिए, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का, तभी काम जल्दी से हो पाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। रेखा गणित का संबंध किससे है, प्रसार व विस्तार से, प्रतीक चिन्हों से, संख्याओं से, अंकों से। अंक से तो बिल्कुल भी नहीं, संख्याओं से भी कुछ खास रेखा गणित का, प्रतीक की भी बात नहीं है। रेखा गणित में जो होता है वो प्रसार व विस्तार की बात होता है, रेखा गणित हम लोग इसीलिए पढ़ते हैं, तो इसका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
जिस विधि में पहले उदाहरण और बाद में नियम बताए जाएं वह है, देखो एक इंडक्टिव मेथड होता है, एक डिडक्टिव मेथड होता है। आगमन विधि और निगमन विधि। समस्या समाधान विधि तो पहले समस्या पैदा करो उसके बाद समाधान, ये तो बात ही नहीं है, इनमें से कोई भी नहीं। निगमन विधि है कि आगमन विधि? देखो निगमन विधि में ये नहीं होता पहले उदाहरण बाद में नियम, ऐसा नहीं होता। निगमन विधि में पहले नियम बाद में उदाहरण होता है, और यहाँ पे पहले उदाहरण बाद में नियम, तो वो हमारा क्या होता है, आगमन विधि, तो हम लोग कहते हैं इंडक्टिव मेथड, ठीक है ना, ये आगमन विधि हो जाएगा। आगे बढ़े, ये देखिए ये क्वेश्चन क्या है हमारा, क्या नंबर 19 हमारा क्या दिया है, यहाँ पे लिखा गया है, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 20, 25, 40 से पूर्णतः विभाजित हो। 20, 25, 40, अब देखो 20, 25, 40 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्याएं हमारी कौन कौन सी हैं। यानी कि हमसे ये कहा है, जब हमें छोटी से छोटी संख्या बतानी होती है तो हम लोग क्या कहते हैं, लासा निकालते हैं। यानी कि इसका हमें क्या निकालना है, लासा, ठीक है ना। इसका मतलब दूसरी भाषा में कहा जाता तो यही कि 20, 25 और 40 का एलसीएम ना, इनका एलसीएम कितना होगा, आप निकाल लो। कैसे, अब इतनी छोटा नंबर है, इसको हम एलसीएम निकालने का भी मन नहीं कर रहा है, हम लोग सीधा ऑप्शन से देखेंगे कि ऐसी कौन सी संख्या जो 20 से 25 से 40 से सबसे कट रही है, तीन कट रही है और छोटी से छोटी हो। तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या 100 को चेक करेंगे, तो 20 और 25 से तो कट जाएगा लेकिन 40 से नहीं कटेगा। 200 पे आएंगे, 20 से कट जाएगा, 25 से कट जाएगा, 40 से कट जाएगा, तो मतलब ये हमारा 200 क्या होगा, उत्तर बन जाएगा। तो क्या है, ये हमारा 200 क्या होगा, बात समझ रहे हैं। अब जरूरी नहीं कि आप लासा निकालो ही तभी काम होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। अगला सवाल, यदि 50 ग्राम चीनी का मूल्य, सॉरी सॉरी सॉरी, 50 किलोग्राम चीनी का मूल्य 2000 हो तो 23 किलोग्राम चीनी का मूल्य क्या होगा। 50 किलोग्राम चीनी का मूल्य 2000 है तो 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य हम निकाल लेंगे, 1 kg चीनी का मूल्य, 1 kg चीनी का मूल्य निकाल लेंगे, कैसे, 2000 बटा 50 करके, 0 से 0 और 5 से 20 को काटेंगे 4 बार में, यानी 40 आ रहा है, 40 रुपए किलो हमारा आ गया। 1 किलो चीनी का मूल्य 40 है तो 23 किलो चीनी का मूल्य 23 गुणे 40, 23 चौका 72, और एक जीरो लगा है यानी कि, सॉरी 23 चौका 92, 23 चौका 92, 23 चौका कितना 92, तो 920 रुपये हमारा क्या बन जाएगा, सर बन जाएगा 900, 920 है ही नहीं, यहाँ से एक हटा लो, सब में से आगे का एक आप हटा लीजिए, 950, 500, 900, 900, हमारा क्या हो जाएगा, 900 सही हो जाएगा। आगे बढ़े अगले सवाल पे, इस पे आते हैं, किसी चतुर्भुज, यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं तो यह है, देखो एक हमारा, ये आपको, आप सबको ये सब याद होना चाहिए, एक हमारा होता है समचतुर्भुज, ये समचतुर्भुज होता है ना जब इसके डायगोनल हम लोग ऐसे सीधे देखते हैं कि 90 डिग्री पे एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट का मतलब दो बराबर भागों में बांटते हैं और 90 डिग्री पर द्विभाजित भी कर रहे हैं और समकोण पर, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, समचतुर्भुज हो जाएगा। समलंब में ऐसा नहीं होता है, आयत में ऐसा नहीं होता है, और इनमें से कोई नहीं, हमारा क्या हो जाएगा। कार्तीय तल में बिंदु -1, -4 उसके किस पाद में स्थित है। अब देखो जो हमारा मैं बता दे रहा हूँ, देखो ये आपका x दिया है और ये कामा y है, आप सबको पता है, यहाँ पे x होता है और ये y, और ये x डैश और ये y डैश, ऐसे होता है। इसमें तो सारी वैल्यू हमारी पॉजिटिव होती है, तो y सब में हमारा x पॉजिटिव होता है और y क्या हो, ऊपर वाले में x पॉजिटिव y नहीं। यहाँ हमारा x जो होता है वो निगेटिव होता है इधर, और y क्या होता है, पॉजिटिव। अगर आपका दोनों निगेटिव है तो दोनों निगेटिव इसी तीसरे वाले में होता है, तो हमेशा थर्ड क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा, तीसरा क्वाड्रेंट ही हमारा क्या बनेगा,
सही उत्तर बनेगा। ठीक है ना, तीसरा ही कोऑर्डिनेट हमारा क्या होगा, सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 23 है, किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं की लंबाइयों का योग तीसरी भुजा की लंबाई है। मतलब किसी त्रिभुज की किन्हीं लंबाइयों का योग तीसरी भुजा की लंबाई, उसके बाद डैश लगा के आपके पास चार ऑप्शन दिया है। किसी भी त्रिभुज में देखो मैं बता रहा हूँ, दो भुजाओं की लंबाई का योग, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है और दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से हमेशा छोटा होता है। यानी कि अगर मैं त्रिभुज की भुजा ए बी सी मानूं, ए बी सी, तो अगर मैं दो भुजा का योग करूँ ना, किसी भी दो भुजा का आप योग कर सकते हो, तो इसका मतलब यही है ए प्लस बी जो होगा, इस दो भुजा का योग जो होगा ये हमेशा बड़ा होगा तीसरी भुजा से, सॉरी ए प्लस सी, ए प्लस सी हमेशा बड़ा होगा किस, दो भुजा का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होगा, और दो भुजा का जो अंतर होता है वो हमेशा तीसरी भुजा से क्या होता है, छोटा होता है। हमेशा तीसरी भुजा से क्या होता है, छोटा होता है। तो हमसे सवाल में कहा है दो भुजाओं की लंबाइयों का योग त्रिभुजा की लंबाई से हमेशा बड़ा होगा, हमेशा क्या होगा, अधिक होगा। छोटा कब होगा, जब अंतर होगा। और बराबर कब होता है, जब समकोण त्रिभुज हमारा होता है, तो स्क्वायर बराबर होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारा फिलहाल चौथा ऑप्शन क्या होगा, सही उत्तर बन जाएगा। आज का ये लास्ट क्वेश्चन था, और आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग मिलेंगे अपने कल की क्लास में, ठीक है ना, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।